अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट में हम ये बात जानेंगे। सबसे पहले कुछ मेरे क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को पहले डील करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास एक पेड़ है और ये काफी जोर का तूफान चल रहा है और यहाँ पर नदी है, उसमें काफी जोर का बाढ़ आया हुआ है। तो हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है या इसमें फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो कर रहा है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी लॉजिक क्या है। पहले हम इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान पाएंगे कि जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो ये होगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सबसे पहला जो होगा वो होगा द फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज जो होना चाहिए वो फ्लो करना चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर हुआ और ये कोई भी हमारे पास वायर है, चाहे कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं। और जब इसके अंदर बहुत सारे एटम है तो जाहिर सा बात है कि इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी अवेलेबल हों। एटम होता है, एटम के अंदर सब पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहा करते हैं। तो एटम के अंदर काफी इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट बना पा रहा है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि द फ्लो ऑफ चार्जेस तो होना चाहिए, चार्ज तो फ्लो करना चाहिए, बट चार्ज किसी डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। अगर चार्ज फ्लो करता है डेफिनिट डायरेक्शन पर तो हमें करंट मिलेगा। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होना चाहिए, डेफिनिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका फिगर कैसा होना चाहिए? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो वायर है, इस वायर के अंदर जो चार्जेस है, तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि चार्जेस जो हमारे होते हैं वो मेनली दो होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है और एक नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। तो जनरली इसमें जो मूव करेगा वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेता हूं, अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये करंट को प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ये बना पाएगा। तो अब सवाल इन दोनों पे आ गया कि यहाँ पर काफी जोर का तूफान चल रहा है, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है, इन दोनों में इलेक्ट्रिक करंट किस पे फ्लो कर रहा है? तो पहले की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक करंट पता करने के लिए चार्ज फ्लो होना चाहिए। चार्ज मतलब किसका फ्लो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चाहिए, और फ्लो करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि वो डेफिनिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, अदरवाइज नहीं बना रहा है। तो ये वाला इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मैं वापस फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे हमने क्या देखा कि मैंने सवाल पूछा था कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है कि इसमें फ्लो कर रहा है। तो द आंसर इज इन दोनों में से किसी में भी फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर गैसेस होंगे। अब गैसेस के जगह पर हमारे पास क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है? ये गैसेस फ्लो कर रहे हैं। तो गैसेस क्या है? ये ओवरऑल ये जो ऑक्सीजन है आपका पूरा, ये जो नाइट्रोजन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ये पूरा का पूरा एटम है। तो एटम के मूव करने से करंट नहीं पैदा होता। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, हमें वहां देखना है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि वो करंट बना पाएगा। लेकिन अगर पूरा एटम मूव कर रहा है तो वो करंट नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर अगर हवा चल रही है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन का ये पूरा एटम मूव कर रहा होगा, या नाइट्रोजन गैसेस होंगे तो नाइट्रोजन का पूरा एटम मूव कर रहा है। नाइट्रोजन के अंदर का इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का होल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता है। इन द सेम वे अगर यहाँ पर बहुत जोर की बाढ़ आई हुई है तो यहाँ पर वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर फ्लो कर रहा है इसका मतलब H2O फ्लो कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर ये पूरा H2O ही फ्लो कर रहा है जो कि एक अपने आप में मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स या एटम के फ्लो करने से करंट नहीं बनता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर मैं हाइड्रोजन एटम लिया और हाइड्रोजन एटम के अंदर मैं घुसता हूं और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम कहेंगे कि वो करंट प्रोड्यूस कर लेगा। या ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम के अंदर जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो हम लोग कहेंगे कि वो करंट बना पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इन दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि हम करंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कोई तरीका है कि हम करंट को कैलकुलेट कर सकें? तो इसका भी एक तरीका होता है कि हम करंट को कैसे कैलकुलेट करें, और इसका भी हम एक थ्योरेटिकल अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैथमेटिकल तरीका होता है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो करंट क्या होता है? करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है? I फॉर करंट, Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम। तो करंट हम कैसे निकालेंगे? जब हमारे पास चार्ज दिया हो, टाइम दिया हो, तो हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इससे हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं। वो कैसे? देखिए ये टाइम की रिस्पेक्ट में है ना, और हमने क्या किया? चार्ज को टाइम से डिवाइड किया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस देन आप ऐड कर सकते हैं इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या होगा। ये जो वर्ड है द रेट ऑफ, ये द रेट ऑफ वर्ड कब आता है? जब हमने कोई भी एक यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है और एक फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर है, जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम तो हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं द रेट। अब ये द रेट का एक हमारा डे टू डे लाइफ मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। यहाँ पर इसका क्या मतलब है? एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है।
उसी को हम द रेट वर्ड बोलते हैं। तो हम इसके डेफिनेशन को इस तरह से भी मोड़ सकते हैं। वो हमारा क्या बन सकता है, एक तो ये डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन क्या हमारा बनेगा, द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहां पे चार्जेस कौन सा फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन लेंगे, द फ्लो ऑफ चार्जेस विच इज इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट टाइम। तो एक सेकेंड में जितना भी पर यूनिट टाइम, इसी पर यूनिट टाइम को हमने द रेट वर्ड में कन्वर्ट किया था। सो एक सेकेंड के अंदर जितना भी चार्ज फ्लो करेगा वायर से, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हमारा बनाया करता है। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर, तो दूसरी बात में हमें ये ध्यान रखना होता है, एक तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब आप पूछेंगे एक सवाल कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि एटम के अंदर क्या क्या होती हैं, तो हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो यही इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा, ये प्रोटॉन मूव क्यों नहीं कर सकता है, तो ये प्रोटॉन इसलिए मूव नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत अंदर में है, बहुत ही क्लोज्ड है, ठीक है, और बहुत इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ बहुत 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 ज्यादा है, इसलिए ये मोबाइल नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसको कम एनर्जी चाहिए इसके कंपैरिजन में, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग कैसे इसको और भी देख सकते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं कि हमारा ऐसा यूनिट कैसे बनता है इसका। तो अगर मुझे ऐसा यूनिट चाहिए तो करंट का ऐसा यूनिट हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले यहां देखिए चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, तो हमने कूलम लिखा। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, हमें छोटा वाला लेना होता है, तो हमने इस पे रखा सेकंड, तो क्या बना, कूलम पर सेकंड। एक ये हमारा ऐसा यूनिट बना, किसका, करंट का बना। लेकिन ये यूज में नहीं आता है, इसके जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इसके जगह पर एक वर्ड आता है दैट इज एम्पियर, ये एम्पियर आता है। तो एम्पियर हम कूलम पर सेकंड की जगह पे ऐसा यूनिट यूज कर सकते हैं एम्पियर वर्ड को। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या हमने देखा कि करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो तो हमारा एम्पियर था, जिसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से इंडिकेट किया करते हैं। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझना है कि एक कूलम का क्या मतलब होता है, एक कूलम का क्या अर्थ है इसका, तो वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने ये बोला 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर मैं ये कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है, 1 कूलम ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 6.25 टाइम्स 10⁻⁸ 18 इलेक्ट्रॉन्स साथ में है। हमारे पास कितना है, 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। जब इतना सारा इलेक्ट्रॉन साथ में मिल जाता है तब 1 कूलम का फॉर्मेशन होता है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज है तो इसका क्या अर्थ होगा, 2 टाइम्स 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने बोला 3 कूलम्स तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 टाइम्स 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। इसी तरह से मैंने अगर 4 कूलम चार्ज बोला तो 4 टाइम्स दिस, 5 बोला तो 5 टाइम्स दिस, इस तरह से हम लोग यूज किया करते हैं। तो एक कूलम का अर्थ होता है कि 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन साथ में मिले हुए हैं और तब एक कूलम का फॉर्मेशन हुआ करता है हमारा।
अब एक मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल ये है कि 5 कूलम और 5 एम्पियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल सा है, 5 कूलम है इसका मतलब ये क्या है? चार्ज है। 5 एम्पियर है इसका मतलब ये क्या है? करंट है। तो एम्पियर लगा हुआ है तो करंट को इंडिकेट कर रहा है, कूलम लगा हुआ है तो चार्ज को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें हम लोग कुछ आंसर के क्वेश्चंस को भी लेते हैं और मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये वैल्यूज कैसे आया। तो उसके लिए एक नया चीज़ मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 कूलम हाउ मेनी मेक इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें देखना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। अब ये क्या होता है? अगर आप चाहें तो इसे मुझे क्लास 12 फिजिक्स में ये फॉर्मूला जिसको हम लोग क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं उसे आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर। तो Q का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज होता है, और N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और E का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। तो ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम, और यही चार्ज प्रोटॉन के पास में होता है 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए, एक अगर प्रोटॉन होगा तो उसके पास भी इतना ही चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होगा तो भी उसके पास इतना ही चार्ज हुआ करता है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इस फॉर्मूला के जरिए। तो Q का मतलब क्या है? चार्ज। तो मुझे कितना में पता करना है? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में पता करना है। तो मेरे पास 1 कूलम चार्ज है, मुझे पता करना है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N पता करना है। जबकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इतना होता है, दैट इज 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इससे ये निकाल सकते हैं, मुझे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन 1 अपॉन ये इधर आएगा 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19। तो मुझे n की वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेशन को अगर मैं करूँ तो इस डेसिमल को यहाँ से हटा दीजिए, देन 10 हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 19 है, तो देन प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कितना हो जाएगा? 1/16 टाइम्स ये ऊपर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 10⁻20। क्योंकि यहाँ पे -19 है, आप पढ़े होंगे इसे लोअर क्लासेस में, जब ऊपर जाता है पावर तो पावर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 + 19 हमारा 20 हो जाया करता है। अब क्या होगा? अब मुझे कैंसिल करना है। तो अब देखिए मैं इसको कैसे कैंसिल करूँगा। आप चाहे तो पूरा डिवीजन कर सकते हैं, बट अभी मैं कहूँगा कि नीचे आप डिनोमिनेटर में 0 0 लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैं लाने की कोशिश करता हूँ। 1/16 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, एंड n 10⁻10 तो ये हो जाता है। देन यह टाइम्स 10⁻20। अभी मैं 0 और लाने की कोशिश करूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5/this, तो हो जाएगा ये 10⁻20। अब देखिए 0 तो नहीं आया हुआ है, इसको भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, 5 से देन फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 400 × 5 टाइम्स 10⁻20, देन हमारा हो जाएगा ये आया। बट अभी देखिए कि पूरा 0 नहीं आया है, देन फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 125 × 5 अपॉन 2000 हम पढ़े, देन 5
टाइम्स 10⁻20, तो हो जाएगा दिस, ये हमारा हो जाएगा टाइम्स 10⁻20। अब देखिए 6 2 5 और यहाँ पर इसका हो जाएगा दिस। ये अगर मैं देखूँ तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो 1 2 3 4, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 10⁻4, ऊपर लेके जाता हूँ तो -4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा तो 16 आ गया, ठीक है। बट अगर आप चाह रहे हैं कि सर आपने पहले मुझे बताया था 6.25 टाइम्स 10⁻18, तो ये कैसा है, तो इसके लिए कैसे हम काम करेंगे, देखिए अभी डेसिमल किधर है 625.0 है, तो मुझे इस डेसिमल को उठाकर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे लाना होता है, तो क्या होगा 6.25 टाइम्स 10⁻, तो जब हम इधर की तरफ उठा के लाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा इसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस कितना डिजिट हमने लाया, 2 डिजिट लाया, दैट इज 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलॉम के पास कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 1 कूलॉम चार्ज में आपका 6.25 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट होते हैं, और ये मिलकर बनाता है 1 कूलॉम। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, मुझे क्या निकालना है वो समझिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड। तो मेरे पास 4 सेकेंड क्या है, 4 सेकेंड मेरे पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और इस 12 कूलॉम, अब ये 12 कूलॉम क्या होता है, 12 कूलॉम का मतलब होता है कि हमारा चार्ज होता है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द करेंट सप्लाइड बाय द सेल, तो मुझे निकालना है इसमें कि करेंट कितना होगा। तो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और उस सेल में, सेल आई थिंक आप समझते होंगे, ये जो है ये हमारा सेल है। अब सेल के पास क्या है, 4 सेकेंड में 12 कूलॉम चार्ज चला गया, तो हमें ये देखना है कि कितना करंट सप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए, अब सिंपल सा बात है कि टाइम है, चार्ज है, करंट है, तो उसके बीच का रिलेशन क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम हुआ करता था, जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो चार्ज मेरे पास कितना है 12, और टाइम हमारे पास कितना है 4 सेकेंड, दैट इज कट किया तो क्या हुआ 3 एम्पियर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 3 एम्पियर। तो हमारे पास क्या है कि हमें करंट पहले कैलकुलेट करना होगा, मुझे ये निकालना है कि करंट कितना होता है, और ये जो है 900 कूलॉम, ये क्या होता है चार्ज हुआ करता है, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज कितना है 900 कूलॉम है, करंट हमें कैलकुलेट करना है, और ये 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स हमारा क्या हो गया, टाइम हो चुका है। तो ये 10 मिनट को सबसे पहले तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो हमारा क्या होगा 10 टाइम्स 60, दैट इज 600 सेकेंड्स, ये हमारा हो जाया करेगा। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब इसे कैलकुलेट करने के लिए चार्ज इज इक्वल टू करंट हमें निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज में टाइम होता है। अब देखिए चार्ज कितना मेरे पास है 900, और टाइम कितना मेरे पास है 600। अब मैंने इसको इस तरह से कैलकुलेट किया, देन अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, तो 3/2 हुआ, दैट इज इतना एम्पियर करंट मुझे मिल जाएगा। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है, हाउ मच चार्ज मुझे निकालना है कि कितना होगा, फ्लोज थ्रू अ वायर, ये चार्ज एक वायर के थ्रू क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है, दैट इज 10 मिनट में, तो 10 मिनट्स हमारा क्या होता है टाइम होता है, इसको सेकेंड में हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन विद 60, ये हो गया। अब जब हमने 10 मिनट्स के लिए वायर में मैंने चार्जेस को
एक्चुअली जब मैं लगातार करंट 2.5 भेजता रहा तो कितना चार्ज सप्लाई हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो करंट हमारे पास दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। तो कैसे होगा, तो हमें पता है कि करंट निकालने का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम हुआ करता है। मुझे क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू IT हो जाएगा। करंट हमारे पास कितना है 2.5 और टाइम कितना है 10। ये डेसिमल मैंने यहाँ खत्म कर दिया, ये आया, दैट इज व्हाट 1500 कूलम्ब चार्ज हमारा आता है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। और ये अक्सर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से, तो बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। तो पहले उसको समझ लीजिए कि कैसे हम डेफिनेशन बना सकते हैं। इसमें क्या बोला है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पे करेंट का डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, करेंट का जो यूनिट होता है उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। अब ये देखना कि करेंट का यूनिट क्या होता है, करेंट का यूनिट होता है एम्पियर, ये हुआ करता है। अब इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सिंपली आप देखिए 1 एम्पियर करंट मुझे कब मिलेगा, पहले ये देखिए। तो जब मैं 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में ले लूंगा, तो जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 एम्पियर करंट मिलेगा। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज in 1 second, in 1 second। तो अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज जब पास करता है तो मुझे क्या देगा, 1 एम्पियर दिया करेगा। तो इसके डेफिनेशन बनाना इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि करंट को तो हम लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया था, बट अगर हर आदमी तो कर नहीं सकता है, तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है ये, जिसको हम लोग कहा करते हैं एमीटर। ये जो एमीटर होता है, एमीटर को हम कैपिटल A से इंडिकेट किया करते हैं, और ये भी क्या करता है, करंट को मेजरमेंट करके बताता है। ठीक है, अब हमें देखना है इसके कनेक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे बैटरी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट एंटर्स द एमीटर थ्रू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड लीव्स फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो हम एमीटर का इस्तेमाल क्या करते हैं, करंट को मेज़र करने के लिए, और इसका मैथमेटिकली वर्जन भी देखा था हम लोगों ने, लेकिन आमतौर पे हम लोग इसको यूज़ क्या करते हैं। अब इसको जोड़ते कैसे हैं, तो इसको जोड़ने का तरीका बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव सोर्स की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव सोर्स की तरफ हमें कैलकुलेट करना जोड़ना पड़ता है। और इसमें अगर हम लोग ये बात करें कि इसको जोड़ा कैसे जाता है, तो ऑलवेज इसको सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। अब ये सीरीज पैरेलल क्या होता है, वेट करें, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कैसे होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा है। तो यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर कोई एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, रेसिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्शन है। तो देखिए कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यही सारी चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर भी देख सकते हैं एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये तो एमीटर को कनेक्ट करने का तरीका हुआ, और हम ये कहेंगे कि एमीटर जो हमारा है वो सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा तो आप देखिए कि करंट कहीं पर डिवाइड नहीं हो रहा है, और डायरेक्टली
एमीटर तक पहुंच रहा है। लेकिन अभी हमारा जो सवाल है, सवाल इसमें ये है कि द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, ये जो एमीटर वो कितना करंट रिकॉर्ड करेगा, ये एमीटर कितना करंट को रिकॉर्ड करेगा और ये एमीटर कितना करंट रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि क्या फर्स्ट वाले में ज़्यादा करंट होगा, सेकेंड वाला में बोल रहा है कि क्या ये ज़्यादा करंट को रिकॉर्ड करेगा या फिर ये करेगा, और डी कहता है कि सेम इन ऑल केसेस। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले हमें ये देखना है कि चाहे हम एमीटर से कनेक्ट करें या मैथमेटिकली करें। तो पहले मैथमेटिकली समझ लीजिए कि क्या था करंट। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम था। इसमें हमें क्या देखना है कि जब जब चार्ज बढ़ेगा तब तब हमें करंट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि बैटरी क्या एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक ही सेल लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक ही सेल लगा हुआ है, और सारे के सारे जितने वोल्ट हैं, सारे बैटरी के जितने भी वोल्ट है वो सेम ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज तो बड़ा हो नहीं पाया, तो करंट भी बड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस भी आर है, यहाँ पर भी रेसिस्टेंस आर ही है, यहाँ पर भी आर ही रेसिस्टेंस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक आयरन लगाया है 250 वाट का, एक इलेक्ट्रिक आयरन आपने 250 वाट का लगाया है, तो यहाँ पर भी आयरन 250 वाट का लगा हुआ है, यहाँ पर भी आयरन 250 वाट का लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी अगर होगा तो 1.5 वोल्ट का है, तो यहाँ पर भी आपका 1.5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर भी 1.5 का है। तो देखिए ना, वोल्टेज बदल रहा है और ना ही रेसिस्टर बदल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो आयरन है वो तो सेम है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? सब में सेम ही फ्लो करेगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, द सेम इन ऑल द केसेस, सब में सेम करंट पैदा करेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं। तो इसके लिए दो पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है तो करंट का डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट होता है। जिस ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है? करंट बनता है। और प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो जिस ओर पॉजिटिव चार्ज चलेगा करंट भी हमारा उसी डायरेक्शन में बना करेगा। तो ये दो पॉइंट आपको समझना है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट होगा और प्रोटॉन के इस डायरेक्शन पर ही हमारा करंट बनता है। तो ये आपको दिमाग में रखनी होती है ये सब बातें को। अब एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपसे। एक क्वेश्चन में अगर मैं लेता हूँ इस तरह से, एक वायर हमारे पास और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट किधर होगा? जस्ट इसका अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट हमारा इधर होगा। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से ले लिया, अगर मैं पॉजिटिव चार्जेस ले लेता हूँ तो पॉजिटिव चार्जेस अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। बस तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमने सीख लिया। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट है, तो करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर दिया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे पता करना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे नहीं मालूम है और इसको 16 सेकेंड्स लगता है टाइम, ठीक है। तो एक बल्ब है, उस बल्ब में 16 सेकेंड तक के लिए 1 एम्पियर करंट को फ्लो कराया जाता है। तो हमें ये पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया। तो ये बल्ब है और ये बल्ब का फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट में करंट कितना पास कराया गया? 1 एम्पियर 60 सेकेंड के लिए। तो मुझे इसमें पता करना है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स मूव किया। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टी होगा। तो चार्ज मुझे निकालने के लिए
IT का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। आई मुझे पास कितना है 1 एम्पियर और टाइम कितना है 16 सेकेंड्स, तो टोटल 16 कूलम्ब चार्ज हुआ। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने एक और फॉर्मूला आपको बताया था, Q इज इक्वल टू NE का कॉन्सेप्ट बताया था। तो देखिए टोटल चार्ज कितना मेरे पास है, टोटल चार्ज 16, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती थी 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। अब मुझे ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो 16 अपॉन 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19। अब यहाँ से मैं इसको ले जाऊंगा तो ये 10 में कन्वर्ट होगा, 16 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो 10 ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बिकम प्लस, तो 1 प्लस 19 हमारा क्या हो जाएगा 20। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये वाला, ये मस्ट बी करेक्ट। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, मुझे क्या निकालना है वो समझिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ सेल इन 4 सेकेंड। तो मेरे पास 4 सेकेंड क्या है, 4 सेकेंड मेरे पास टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और इस 12 कूलॉम। अब ये 12 कूलॉम क्या होता है, 12 कूलॉम का मतलब होता है कि ये हमारा चार्ज होता है, ठीक है। और मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द करेंट सप्लाइड बाय द सेल। तो मुझे निकालना है इसमें कि करेंट कितना होगा। तो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और उस सेल में, सेल आई थिंक आप समझते होंगे, ये जो है ये हमारा सेल है। अब सेल के पास क्या है, 4 सेकेंड में 12 कूलम्ब चार्ज चला गया, तो हमें ये देखना है कि कितना करंट सप्लाई कर रहा है। तो अब देखिए, अब सिंपल सा बात है कि टाइम है, चार्ज है, करंट है, तो उसके बीच का रिलेशन क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम हुआ करता था, जो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो चार्ज मेरे पास कितना है 12 और टाइम हमारे पास कितना है 4 सेकेंड, दैट इज कट किया तो क्या हुआ 3 एम्पियर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 3 एम्पियर।